आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैथार्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे कैथार्टिक्स आखिर होती क्या है? तो देखो, कैथार्टिक्स हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के केस में लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, ठीक है। अब कब्ज क्या होता है? तो कब्ज में बेसिकली हमारा जो स्टूल होता है, ठीक है, वो जल्दी पास नहीं हो पाता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग अगर आप लोग को नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग गूगल खोलो और सर्च करो। यहाँ पे आप स्टूल सर्च कर सकते हो, ठीक है, या फिर फीसेस सर्च कर सकते हो, ठीक है, या फिर फीकल मैटर, ऐसा कुछ भी आप लोग सर्च करो इन तीनों में से, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग इन तीनों में से किसी एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे सर्च कर लो। तीनों सेम ही है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन के केस में जो हमारा स्टूल होता है, ठीक है, वो जल्दी पास नहीं होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे कैथार्टिक्स बोलते हैं। बस इतना सा काम है, ठीक है। यानी कैथार्टिक्स आर द ड्रग्स दैट आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। एंड दीज आर द ड्रग्स दैट एक्सिलरेट्स डिफेकेशन। डिफेकेशन क्या होता है? बेसिकली जो हमारा स्टूल है, ठीक है, तो उसका जो मूवमेंट होता है उसी को हम लोग यहाँ पे डेफिकेशन बोलते हैं। तो डिफिकेशन यानी कि स्टूल का मूवमेंट जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ पे इसको एसिलेट यानी कि उसको बढ़ा देती हैं। अभी देखो थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझो कि जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने खाना खाया, उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह हुआ, ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर हमारा खाना कहाँ गया? हमारा इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो गए, और उसके बाद हमारा खाना यहाँ पे देखो जो भी हमारा एनस होता है, ठीक है, तो उससे यहाँ पे स्टूल के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है, जो हमारा जो भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाता है, ठीक है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कैथार्टिक्स होती हैं वो क्या करती हैं कि मतलब यहाँ पे डेफिकेशन क्या होता है कि ये जो स्टूल है, ठीक है, तो उसका मूवमेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो उसके मूवमेंट को यहाँ पे बढ़ा देती हैं। यानी देखो क्या है कि स्टूल बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसी को यहाँ पे मतलब एसिलेट कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कैथार्टिक्स क्या होता है, यहाँ पे देखो ये किस किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे जो हमारा फीसेज होता है, ठीक है, तो उसमें फ्लूइड कंटेंट को बढ़ा देती है, ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ा सा जैसे कह सकते हो कि आप थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कर देती है ताकि आसानी से मतलब जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे खत्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मेकिंग देम सॉफ्टर एंड इजियर टू पॉस, यानी कि जो भी यहाँ पे स्टूल होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे सॉफ्ट बना देती हैं और इजिली यहाँ पे पास हो सके। तो ये सारी चीज़ों में हमारी कैथार्टिक्स जो है हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, ये हमारा जो इंटेस्टाइन है इसके यहाँ पे मोबिलिटी मोबिलिटी मतलब आप लोग कह सकते हो कि उसके अंदर के जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे बेसिकली बढ़ा देती हैं। यानी देखो ओवरऑल बात यही है कि कैथार्टिक्स क्या करता है, जो भी हमारा स्टूल है, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको यहाँ पे ठीक करके यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी कैथार्टिक्स है तो बेसिकली इसके दो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये दो टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा लैक्जेटिव और दूसरा होता है पुर्गेटिव। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है। लैक्जेटिव मतलब होता है माइल्ड, यानी देखो लैक्जेटिव हम लोग तब लेते हैं जब यहाँ पे नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी होती है। और पुर्गेटिव क्या होता है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एक्टिंग होता है, यानी इसको हम लोग तब लेते हैं जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, यानी स्टूल बिल्कुल पास ही ना हो पा रहा हो। तो लैक्जेटिव की बात करें तो लैक्जेटिव हमारे क्या होते हैं, माइल्ड एक्टिंग कैथार्टिक्स होते हैं। और ये यहाँ पे ये देखो ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे या तो ये जो है हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, या फिर देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्टूल बल्क, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टूल है, ठीक है, तो उसका मतलब उसका बल्क बढ़ा देती है, यानी उसका अमाउंट ही बढ़ा देती है। तो जब ज़्यादा बनेगा तो वो बाहर में आने में भी मतलब आसानी होगी, ठीक है। या फिर उसको जो है सॉफ्ट कर देते, तो इस तरीके से हमारे लैक्जेटिव जो है काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा प्रोलॉन्ग यूज ऑफ लैक्जेटिव है, यानी कि अगर लैक्जेटिव को हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो यहाँ पे वो जो है हैबिट और डिपेंडेंसी भी कॉज कर देता है, यानी उसकी आदत वगैरह लग जाती है। तो इसको जो है थोड़ा ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। और पुर्गेटिव की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स होते हैं। और यहाँ पे देखो इनको जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली इसका यूज हम लोग तब करते हैं जैसे कि जब भी कोई सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है, यानी कि हमारे आप कह सकते हो कि हमारे मतलब स्टमक एरिया में जब भी सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है, तो उस टाइम हमारे स्टमक के अंदर जो है कुछ भी उसको पूरा मतलब खाली करने के लिए हम लोग जो है बेसिकली पुर्गेटिव वगैरह देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा स्टमक बिल्कुल जो है खाली रहे, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो जब भी यहाँ पे कोई ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह होती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड क्लासिफिकेशन की, तो देखो यहाँ पे जो हमारा कैथार्टिक्स है
तो उसका जो काम करने का मैकेनिज्म है उसके बेस पे भी हम लोग इसको 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा यहाँ पे स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स, ठीक है, और सेकंड हो गया हमारा यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स, और थर्ड हो गया बल्क फॉर्मिंग, और फोर्थ हो गया सैलाइन कैथार्टिक्स। तो देखो यहाँ पे जो स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स है, तो स्टिमुलेंट का मतलब होता है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इरिटेशन वगैरह कॉज करना। देखो होता क्या है, जब हमें जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो जो हमारा इंटेस्टाइन है इसके अंदर मूवमेंट होना ही बंद हो जाता है, ठीक है, यानी ये बिल्कुल शांत हो जाता है। तो यहाँ पे स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स क्या करते हैं, इसके अंदर जो है इरिटेशन कॉज करते हैं। इरिटेशन मतलब जैसे कि मान लो हमारी बॉडी है और हमें कोई इरिटेशन वगैरह होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे हमें जो है छटपटन वगैरह होती है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा इंटेस्टाइन है, जब हम लोग यहाँ पे अपने जो है स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स को देते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जो है इरिटेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो मूवमेंट रुका हुआ है वो होने लग जाता है, ठीक है, यानी इसके अंदर जो है थोड़ा सा बेचैनी वगैरह कह सकते हो होती है, ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट होने लगता है और उसकी वजह से जो स्टूल यहाँ पे पास नहीं हो पा रहा था वो आसानी से पास होने लग जाता है। और वही बात करें हम लोग यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स की, तो यहाँ पे देखो ये क्या करते हैं, जैसा इसका नाम है ल्यूब्रिकेंट्स, यानी ये जो है थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन, यानी कि जैसे वैसलीन वगैरह होती है तो हम लोग अपने हाथों पे लगाते हैं तो हाथ थोड़ा सा फिसलने लगता है ना, तो उसी तरीके से जो हमारे ल्यूब्रिकेंट्स कैथार्टिक्स होते हैं वो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन कॉज कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे स्टूल सॉफ्टनर के नाम से भी जानते हैं, यानी स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और बल्क फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्टूल का प्रोडक्शन है उसके अमाउंट को ही बढ़ा देते हैं। जैसे अब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो बाहर मतलब आना ही पड़ेगा, ठीक है, बॉडी में कितना रह सकता है। और सैलाइन कैथार्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारे सैलाइन कैथार्टिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली ये यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है ना उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी जो हमारा स्टूल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है जो वाटर का कंटेंट है यानी उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उसको थोड़ा सा गीला कर देते हैं, ठीक है, यानी उसको थोड़ा सा वेट कर देते हैं। तो इन सब तरीक़ों से जो है हमारा कैथार्टिक्स काम करता है। देखो एक बात आप लोग समझो, कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली होता क्या है, जो स्टूल है वो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो उन सारी चीज़ों को ही सॉल्व करके हमारे कैथार्टिक्स जो है काम करते हैं। और यूजेज ऑफ कैथार्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जैसा हमें पता है कि इसको हम लोग यहाँ पे इजी डेफिकेशन और यहाँ पे जो भी अदर रेक्टल डिजीज होती हैं यानी और भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्जरी से पहले जो है अपने इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को सॉलिड मटेरियल से पूरी तरीके से खाली करने के लिए। और उसके बाद देखो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के केस में हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है, तो उन सबको यहाँ पे कम करने के लिए हम लोग कैथार्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सिलेबस है तो उसके अंदर हमें जो है कैथार्टिक्स के अंदर 4 तरीके के कंपाउंड्स को पढ़ना है। तो पहला है हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो होता है हमारे यहाँ पे MgSO4। देखो इसका केमिकल फार्मूला तो सिर्फ MgSO4 होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारे वाटर के साथ जो है कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलता है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो यहाँ पे जो कंबाइंड फॉर्म है इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है हमारा यहाँ पे 246.47। और साइनोनिम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एप्सम सॉल्ट। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने मैग्नीशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से इसको जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये यहाँ पे जो है वही सारी चीज़ें हैं, वाइट क्रिस्टल, ऑर्डरलेस, ठीक है, और कूल, सैलाइन और बिटर टेस्ट, ठीक है, और सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, यानी अल्कोहल में स्प्रिंगली यानी कि ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। और यूजेज की बात करें तो कैथार्टिक्स, एग्रीकल्चर, और यहाँ पे देखो जब प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट की, तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी हमारा होता है Na2HPO4, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला तो इतना ही होता है लेकिन वाटर के साथ कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलता है, तो ये टोटल हो जाता है इतना, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 358.14 ग्राम पर मोल। और प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे हॉट सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिक्स करके इसको जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये जो है हमें कलरलेस क्रिस्टल, ऑर्डरलेस, ठीक है, सलाइन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगभग सब में सेम ही होती हैं, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। और यूजेस की बात करें तो कैथार्टिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो कैथार्टिक्स की तरह यूज होता है और बफर्स की तरह भी इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में जो है हमें दे रखे हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा यहाँ पे काओलिन और सेकंड हो गया बेंटोनाइट। तो ये दोनों मतलब काफ़ी सेम है, ठीक है, यहाँ पे इनका फॉर्मूला वगैरह भी काफ़ी सिमिलर है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जो हमारा काओलिन है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हालांकि काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा आप लोग हो सके तो याद कर लेना।
और अगर देखो नहीं हो सकना तो ये जो है बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर चांस में, तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो। खैर हो सके तो याद कर लेना। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो Al2O3.2SiO2, ठीक है, और 2H2O, ठीक है। और मॉलिकुलर वेट की बात करें तो 258.16 ग्राम पर मोल। और साइनोडेम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे चाइना क्ले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो हमारा बेंटोनाइट है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपल क्ले के नाम से जानते हैं। बस बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे नेचुरल क्ले से ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे, फिर प्योरीफाई करेंगे। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे इसको भी आप लोग देख लेना, लाइट होता है, वाइट, और ठीक है, वाटरलेस, टेस्टलेस, और यहाँ पे कैथार्टिक्स और फूड पॉइजनिंग, यानी कि अगर हमें जो है फूड वगैरह है, ठीक है, कोई फूड है जो कि पॉइजनस है, तो उससे अगर कोई पॉइजनिंग हुई है तो उसमें भी यहाँ पे कावलिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे डस्टिंग पाउडर्स की प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे बेंटोनाइट की, तो इसका केमिकल फार्मूला भी लगभग देखो बहुत ज़्यादा सेम है। वहाँ पे देखो 2SiO2 था, यहाँ पे 4SiO2 है। वहाँ पे 2H2O था, यहाँ पे सिंगल H2 है। बाकी बिल्कुल सेम है। मॉलिकुलर वेट यहाँ पे देख लेना, ठीक है। और साइनोनेम यहाँ पे सिंपल क्ले। और प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो है ज़्यादातर नेचुरली ही देखने को मिल जाता है, या फिर इसको हम लोग जो है अपनी नेचुरल क्ले से भी बना सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वही सारी चीज़ें, वेरी फाइन क्रीम कलर पाउडर, ऑर्डरलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और यूज डैश कैथार्टिक्स, यूज डैश इमल्सीफायर, यानी इमल्सीफाइंग एजेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ऑल्सो यूज डैश प्रोटेक्टिव्स, यानी कि अगर कोई चोट वगैरह लगी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैथार्टिक्स जो है खत्म होता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था, ठीक है, तो उसके अंदर अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी, ठीक है, 3 अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहाँ पे यूज होगा, देखो जैसे कि हमारा जो भी जीआईटी है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, यानी उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी उसको रोकने के लिए हम लोग जिन एजेंट्स का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। देखो माइक्रोबियल क्या होता है कि माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, और एंटी मतलब यानी इसको जो है अपोज करने वाला, यानी इसको मारने वाला, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान देना कि वैसे तो हम लोग इसको जो है अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग अपनी बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है इसको पूरी बॉडी में कहीं भी यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे इसके अंदर जो क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग जो है अपने डिसइंफेक्टेंट वगैरह को भी देखेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसको तो हम लोग यहाँ पे अपने जो नॉन लिविंग सरफेस होती हैं, जैसे हमारा फर्श हो गया, ठीक है, या फिर जैसे मतलब ये जो भी हमारा हॉस्पिटल वगैरह होता है उसको क्लीन करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो सारी की सारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर आ जाती हैं। यानी देखो सिंपली बात यह है कि हम लोग इसको पढ़ तो जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारे दवाएं हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो हर जगह यूज होती हैं, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे ऐसे केमिकल कंपाउंड या फिर ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे क्या करती हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यहाँ पे इनहिबिट या फिर डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो या तो ये क्या करेंगी, या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देंगी, ठीक है, जहाँ भी बैक्टीरिया वगैरह है, और या तो क्या करेंगी कि उसको ग्रोथ को यहाँ पे प्रिवेंट कर देंगी, यानी रोक देंगी, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में, तो यहाँ पे इसके बेसिकली 6 टाइप के क्लासिफिकेशन आप लोग कह सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो जो लास्ट वाला है स्टेरिलाइजेशन, तो ये इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि आप 5 टाइप के हमारे एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो इन सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा एंटीसेप्टिक है, ठीक है, तो एंटीसेप्टिक यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग मेनली जो है अपनी लिविंग सेल्स यानी कि बॉडी पे यूज करते हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी वगैरह में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटीसेप्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या करता है, या तो किल करता है या फिर इनहिबिट करता है। देखो मैकेनिज्म सारा वही है, ठीक है, क्योंकि ये सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ही हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे देखो जो एक आइडियल एंटीसेप्टिक एजेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो भी अप्लाइड एरिया है, यानी जैसे हमारी बॉडी है तो उस पर हम लोग जब इसको लगा रहे हैं तो जहाँ लगा रहे हैं तो वहाँ पे कोई नुकसान वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, तो ये सारे हमारे यहाँ पे एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट के बारे में, तो यहाँ पे देखो जो हमारा एंटीसेप्टिक है और जो डिसइंफेक्टेंट है, इन दोनों का एक्शन बिल्कुल सेम है, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। बस मेन डिफरेंस कहाँ पे है,
एंटीसेप्टिक को हम लोग यूज करते हैं लिविंग सेल पे, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट को हम लोग यूज करते हैं नॉन लिविंग सरफेस पे, यानी कि जैसे हमारा फर्श वगैरह हो गया। अब इसका एग्जांपल देखो क्या होता है, लाइजॉल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो लाइजॉल हो गया, हार्पिक हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे नॉन लिविंग सरफेस यानी हमारा बाथरूम वगैरह हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, इन सब की क्लीनिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे बात करें हम लोग जो है जर्मिसाइड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या करता है, ये यहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट किल करता है, ठीक है, यानी उनको जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अब देखो इसके अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, जैसे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया। तो उस हिसाब से जैसे बैक्टीरियोसाइड हमारा क्या हो गया, टू किल बैक्टीरिया यानी जो बैक्टीरिया को किल करेगा, वायरोसाइड हमारा जो कि वायरस को किल करेगा, फंजाई साइड हमारा जो कि फंजाई को किल करेगा। तो इस तरीके से देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो जो हमारा बैक्टीरिया स्टेटिक्स है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप लोग समझना। यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारा ये देखो ये हमारा जो जर्मिसाइड है ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, जबकि यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियो स्टेटिक है तो ये यहाँ पे किल नहीं करता है, यहाँ पे उनकी ग्रोथ को रोक देता है। यानी इसको मतलब आप कह सकते हो कि इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है बढ़ नहीं पाता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। देखो स्टेटिक का मतलब ही होता है थोड़ा सा रोक देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको भी हम लोग जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह यूज कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया हमारा यहाँ पे क्लोरमफेनिकॉल। और सैनिटाइजर्स की बात करें तो सैनिटाइजर्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कोरोना के टाइम में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो सैनिटाइजर्स हमारे क्या होते हैं, मेनली क्लीनिंग और वॉशिंग में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनको यहाँ पे मेनली जो है जनरल पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एंड उनके स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो गया हमारा सोप हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। सैनिटाइजर्स के अंदर मेनली यहाँ पे अल्कोहल ही होता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे स्टरलाइजेशन की, तो देखो ये यहाँ पे आप एक टाइप नहीं कह सकते, ये हमारी एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे कि इसको आप लोग ऐसे समझो कि हमारा कोई एरिया है, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई कमरा है और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिससे उस कमरे के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो या तो किल कर दिए जाते हैं या तो रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्ट्स या फिर सरफेस या फिर एरिया यानी जहाँ भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विल बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सारे तरह के बैक्टीरिया यहाँ पे खत्म कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक हमारा इसके अंदर टॉपिक और आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे एंटी माइक्रोबियल्स हैं वो यहाँ पे काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको समझने के लिए आप लोग को ये समझना होगा कि जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर मेनली यहाँ पे प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स भी बेसिकली यहाँ पे एंजाइम के फॉर्म में होता है, तो इसी की वजह से हमारे बैक्टीरिया यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें कि इसका जो प्रोटीन है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें या फिर इसको ख़त्म कर दें, तो क्या होगा, बैक्टीरिया भी अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे एंटी माइक्रोबियल्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर जो भी प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली उसकी बैक्टीरिया वगैरह की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल्स यहाँ पे मेनली जो है 3 मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। पहला हो गया ऑक्सीडेशन, सेकंड हो गया हैलोजिनेशन और थर्ड हो गया हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। तो ऑक्सीडेशन में देखो क्या होता है, जैसा इसका नाम है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ये वाला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, देखो MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये वाला MOA हमारा शो किया जाता है ऐसे कंपाउंड्स के द्वारा जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करता क्या है, ये हमारे जो भी जैसे हमारा जो भी बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है तो उनके अंदर होती है एक्टिव फंक्शनल ग्रुप की चेन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो उस फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया यहाँ पे डेथ हो जाता है, ठीक है। और हैलोजिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो जैसा इसका नाम है हैलोजिनेशन, तो यहाँ पे ये वाला मैकेनिज्म जो है शो किया जाता है हाइलोजन्स के द्वारा, ठीक है। मतलब जो भी कंपाउंड्स यहाँ पे हाइलोजन को रिलीज करते हैं। अब हाइलोजन क्या होता है, तो हमारा जो भी यहाँ पे क्लोरीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, उन सबको हम लोग यहाँ पे हाइलोजन्स बोलते हैं। तो जो भी कंपाउंड्स यहाँ पे इन सारे एटम्स को रिलीज करते हैं तो वो कंपाउंड हमारे हाइलोजिनेशन की मैकेनिज्म यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये काम कैसे करते हैं,
ये हमारी जो प्रोटीन होती है, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है तो उसके अंदर होती है एक पेप्टाइड लिंकेज की चेन, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक है। तो उस नाइट्रोजन में ये जो है क्या करते हैं, अपने हैलाइड एटम को जो है जाके जोड़ देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, अल्टीमेटली उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और बैक्टीरिया की यहाँ पे डेथ हो जाती है। देखो एक चीज़ आप लोग समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस यही हो रहा है कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अंदर यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप की चेन होती है, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज कर दिया जा रहा है। बस इसी तरीके से हमारे एंटी माइक्रोबियल्स यहाँ पे काम करते हैं। और प्रेसिपिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो ये वाली मैकेनिज्म है, ये हमारे ऐसे कंपाउंड के द्वारा शो की जाती है जो कि क्या करते हैं, मेटल को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मेटल जो है हमारे जो भी प्रोटीन के अंदर इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और उनको यहाँ पे इनएक्टिवेट कर देता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की जो कि हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो पहला हो गया हमारा यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया हमारा यहाँ पे KMnO4, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 158 ग्राम पर मोल, और साइनोनेम हो गया हमारा यहाँ पे कॉन्डीज क्रिस्टल। और प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग इसको यहाँ पे अपने एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट की जो है एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है रिएक्शन करा के हम लोग अपने पोटेशियम परमैंगनेट को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है, और यहाँ पे वाटर और अल्कोहल दोनों के अंदर यहाँ पे सॉल्युबल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन सबको हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो पहला यूज तो हमारा वही हो जाएगा। और सेकंड यूज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्किन कंडीशन की ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे बोरिक एसिड के बारे में तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे H3BO3, ठीक है, और वेट हो गया हमारा यहाँ पे 61.83। और साइनोनेम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बोराइड के नाम से जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा बोरैक्स होता है Na2B4O7, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट करा के यहाँ पे बोरिक एसिड को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑर्डरलेस, स्वीट टेस्ट, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। और यूजेस की बात करें तो बस वही सारी चीज़ें हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव, और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया H2O2, ठीक है, वेट हो गया 34.01, और साइनोनेम हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड पेरोक्साइड, ठीक है। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है, और H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है क्लियर कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, और मिसिबल होता है वाटर के साथ। देखो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्युबल नहीं होता है बट मिसिबल होता है, ठीक है। और यूजेस की बात करें तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीसेप्टिक, ब्लीचिंग एजेंट्स, और यहाँ पे टूथ व्हाइटनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे क्लोरीनेटेड लाइम के बारे में तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया हमारा यहाँ पे CaOCl2, ठीक है, और वेट हो गया हमारा यहाँ पे 136.98, और साइनोनेम हो गया हमारा यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीनेटेड लाइम को हम लोग यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे अपने क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा यहाँ पे वाइट ग्रे पाउडर होता है, और यहाँ पे क्लोरीन का ऑर्डर होता है इसके अंदर, और पार्सली वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। यार यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि इसमें कुछ समझने वाला होता नहीं है, ठीक है, इसमें आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आप लोग को क्या समझाऊँ, थोड़ा आप लोग पढ़ के याद कर लिया करो इसको, इसमें याद करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको हम लोग यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह भी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। एंड फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे आयोडीन के बारे में तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया हमारे यहाँ पे I2, ठीक है। देखो वैसे तो आयोडीन आई के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली इसको जो है कंपाउंड फॉर्म यानी I2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 253.8 ग्राम पर मोल यानी I2 का, ठीक है। सिंगल आई का हमारा यहाँ पे 126 होता है। और साइनोनेम की बात करें तो यहाँ पे हाइलोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब हाइलोजन इसकी क्लास होती है, हाइलोजन के नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है, साइनोनेम नहीं होता है, बेसिकली आप लोग कह सकते हो एक बार के लिए। प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे लेबोरेटरी में जो है हमारा जो पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है, Ki और MnO2, ठीक है, और कंसनट्रेटेड H2SO4, इन तीनों के मिक्सचर को जो है हीट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है ग्रेस वॉयलेट या फिर ब्लूइश ब्लैक क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलता है, और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हार्श ऑर्डर होती है, ठीक है, वोलाटाइल नेचर का होता है, यानी अगर ओपन में रखोगे तो उड़ जाएगा।
और वाटर में इनसॉल्युबल होता है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। यूजेस की बात करें तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट और आयोडीन डेफिशिएंसी यानी आयोडीन की कमी हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो थायराइड कैंसर होता है तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे आयोडीन का यूज करते हैं। तो नोट्स इसकी आप लोग को कल सुबह तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।